वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास 2। हम यहाँ चैप्टर 1 भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ध्यान देंगे। इतिहास की जानकारी हम लोग पढ़ रहे थे कि भारतीय इतिहास को जानने की मेनली 3 स्रोतें होती हैं। पुरातात्विक स्रोत, आपकी साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। उसमें सबसे पहला हमने शुरू किया था साहित्यिक स्रोत के बारे में। अभी साहित्यिक स्रोत में हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगली जो हमारी इतिहास को जानने की स्रोत है वो है धार्मिक साहित्य। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ आते हैं। यह ग्रंथ उस समय के समाज और धर्म को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और इनके सहायता से ही हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है और मनुस्मृति को सबसे पहला प्रमाणिक माना जाता है कि ये पहला ही, इसमें एक तरह से बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का ये पहला साहित्य है। इनमें राजा के कर्तव्य और सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखेंगे मनुस्मृति जो है सबसे पुराना एक धार्मिक साहित्य है। नेक्स्ट, अब आइए समझते हैं लौकिक साहित्य क्या होता है। हमने बात किया था जो साहित्यिक स्रोत है वो 2 तरह की होती है, एक धार्मिक होती है और एक लौकिक होती है। तो अब तक जो हम पूरा लेक्चर कंप्लीट किए थे वो उसमें धार्मिक साहित्यों को हम जाने थे। अब आता है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ सभी शामिल हैं। इसमें लेखकों द्वारा लिखी गई राजाओं की जीवनियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस पुस्तक से हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं अर्थशास्त्र भी एक लौकिक साहित्य का उदाहरण है। इसमें विदेशी विवरण और भारतीय लेखकों की रचनाएं ये दोनों के दोनों इस लौकिक साहित्य में आती हैं। अब आइए कुछ लौकिक साहित्य के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण आता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक। अर्थशास्त्र पुस्तक, इसके लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इस या फिर इन्हीं को अगला नाम विष्णुगुप्त भी है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। इस अर्थशास्त्र विषय में मौर्यकालीन इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त है और साथ साथ यह राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का एक अद्भुत ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। और कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब सुनेंगे। तो नेक्स्ट हमारा साहित्य है राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी, जिसको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि राजतरंगिणी ये कलहन द्वारा लिखित एक बहुत ही बेहतरीन साहित्य है जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास को पूरी तरह से बताया गया है। तो इसके लेखक हैं कलहन। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है और यह भारत का पहला क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं को तिथि के साथ इसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पेश किया गया है। और ये जो है राजतरंगिणी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि ये पुस्तक किनके द्वारा रचित है। तो ये कलहन के द्वारा रचित है और इसमें प्राचीन इतिहास के जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो यह भी भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत होता है। अब इसी में एक अगला स्रोत आता है मौर्यकालीन अन्य ग्रंथ। जैसे मौर्यकालीन में सबसे पहला एक पुस्तक आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विशाखदत्त है। इसके बाद दूसरा पुस्तक आता है कथा सरित सागर और इसके लेखक सोमदेव हैं। तीसरा ग्रंथ आता है आपका बृहद कथा मंजरी और इसका जो लेखक है वो क्षेमेंद्र है। ये सभी के सभी पुस्तकें भी भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कराती है। यह सभी ग्रंथ मौर्य काल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं और इन रचनाओं से उस समय की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। तो ये रही मौर्यकालीन ग्रंथ के बारे में। अब शुंग काल के समय भी बहुत सारी ऐसी ग्रंथें थी जिनके माध्यम से हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक है महाभाष्य। ये पुस्तकें, इनके लेखक पतंजलि हैं। कौन? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है और इसमें पुष्यमित्र शुंग के समय की जानकारी हमको देती है।
तो इस महाभाष्य से भी हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड पुस्तक है, इसी में शुंग काल का ही मालविका अग्निमित्र, ये कालिदास का लिखा हुआ एक बहुत ही बेहतर एक ग्रंथ है और शुंग काल के इतिहास का इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और वहीं मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा के बारे में कालिदास लिखते हैं इस पुस्तक में। तो इसके द्वारा भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़े, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा अर्थशास्त्र पुस्तक, ये भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है और इसके लेखक है चाणक्य। दूसरा है राजतरंगिणी पुस्तक और इसके लेखक हैं कलहन। तीसरा है हर्षचरित्र पुस्तक, इसके लेखक है वाणभट्ट। चौथा है महाभाष्य, इसके लेखक है पतंजलि। और पांचवा है मुद्रा राक्षस पुस्तक, इसके लेखक है विशाखदत्त। तो ये पूरा का पूरा भारतीय इतिहास का एक साहित्यिक ग्रंथ रहा जिसके माध्यम से हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब हमने सेकेंड वहाँ पर बात किया था क्या चीज़ के लिए, कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोतें थीं। एक स्रोत साहित्यिक था, दूसरा स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण था और तीसरा था पुरातात्विक। तो हमने साहित्यिक स्रोत पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब आइए सेकेंड इसके पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण पर। अब हेडिंग लगा लेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, मतलब कि विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है, क्योंकि ये हमारा इतिहास वह काल है जिसमें पूरे के पूरे विदेशों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और इस आकर्षित होने के क्रम में कई सारे लेखक भारत की तरफ आए और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी राय अपनी किताब में, अपनी पुस्तकों में, अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा था। तो इन पूरे विवरणों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। जिस तरह से हमने बात की है साहित्यिक स्रोत के 2 भागों में बांटा गया है, उसी तरह से विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला यूनान और रोम के लेखक, ये लेखक भी आए थे भारत में, उन्होंने अपना पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा। फिर चीनी यात्री आए थे, जैसे आप वेनसोंग का नाम सुनेंगे, फायान का नाम सुनेंगे, इत्सिंग का नाम सुनेंगे, ये सब लोग आए थे। फिर कई सारे अरबी यात्री भारत आए, इब्न बतूता आया था। इसके बाद आपकी अन्य यात्री लोग भारत आए थे और उन्होंने अपनी पूरे के पूरे यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। तो इससे भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए बात करते हैं कि यूनान के कौन कौन व्यापारी भारत आए थे, चीन के कौन कौन और अरब के कौन कौन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनान और रोम के लेखकों के बारे में। तो पहला लेखक का नाम आप याद रखेंगे टेसियस। यह ईरान का एक राज वैद्य हुआ करता था और इसकी जानकारी आश्चर्यजनक कहानियों से भरी होने के कारण अविश्वसनीय थी, क्योंकि ये जब भारत आया था तो इन्होंने भारत के बारे में एक बड़ा बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर लिखा अपनी यात्रा वृत्तांत में। और उसी प्रकार दूसरा जो व्यक्ति आया भारत में वो था हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका पुस्तक में इसने पूरे इतिहास के बारे में लिखा है, इसलिए इसको भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का इस हिस्टोरिका पुस्तक में वर्णन देखने को मिलता है। तो ये दूसरा व्यापारी था, कौन, हेरोडोटस, यात्री था जो भारत आया था। तो इन्होंने अपने किताब में भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। अब नेक्स्ट है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, क्योंकि आप जानते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भी भारत में आया था, तो इसके साथ भी 3 लेखक आए थे। नाम याद रखिए कि निर्याकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस इत्यादि। ये तीनों लेखक जब आए थे सिकंदर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में तीनों ने भारतीय इतिहास के बारे में भी लिखा था। तो ये दूसरा यात्री जो कि भारत आया था और भारत के बारे में अपनी विवरण लिखा। तीसरा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी और इस इंडिका पुस्तक में इसने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो याद करेंगे 326 ईसा पूर्व में
भारत पर आक्रमण किया कौन, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को ये हरा देते हैं और हराने के बाद उसकी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं। और उसके साथ साथ इस जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, उस राजदूत को ये भारत में छोड़ देता है। और छोड़ देने के क्रम में वहीं मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका लिखा और उस इंडिका में पूरे भारतीय इतिहास के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दिया था। अब नेक्स्ट है डायमेकस। अब डायमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का एक राजदूत हुआ करता था और यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसके विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। यह भी जो विवरण दिया उस विवरण में इसने भारतीय इतिहास के बारे में बताया या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया। ठीक, अब नेक्स्ट है कि डायनोसियस, ये अगला यात्री था जिसने भारत में आकर के भारत के बारे में कुछ लिखा। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत हुआ करता था और यह मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में भारत आया था और इसने भी भारत आकर के भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक में, अपनी यात्रा वृतांत में लिखा था। नेक्स्ट आया प्लिनी। प्लिनी के बारे में ध्यान में रखेंगे, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था प्लिनी ने और इसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्लिनी की पुस्तक से भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अगला यात्री था। इसके बाद अगला यात्री है टॉलमी। टॉलमी की बात करते हैं तो इसने दूसरी शताब्दी में लगभग 150 ईस्वी में प्रसिद्ध पुस्तक भूगोल लिखी थी टॉलमी और यह भारत की भौगोलिक स्थिति का प्राचीन स्रोत है। इससे भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये टॉलमी की पुस्तक थी, क्या, भूगोल। अब नेक्स्ट है एक पुस्तक जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कहा जाता है यह एक ऐसा पुस्तक थी जिसके लेखक अज्ञात थे, अननोन थे। लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसमें भारत के व्यापारिक सामानों और बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक थी जिसके लेखक के बारे में आज तक हमको मालूम नहीं चला है और ये भी भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ तक रहा है आपके कौन से व्यापारी, तो यूनान के व्यापारी। अब आता है चीनी यात्री भारत में कौन कौन आया था। तो आइए चीनी यात्री के बारे में जानते हैं। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्रियों का विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन लेखों से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी हमको देखने को मिलती है और इसमें सबसे जो मुख्य यात्री था वो था फाहियान। कौन था, फाहियान। अब आइए बात करते हैं कि फाहियान था कौन। तो फाहियान यह चीनी यात्री था और 375 से लेकर 415 ईस्वी में यह भारत आया था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में आया था। कब आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय। और इन्होंने ही अपनी पुस्तक लिखी थी CU की और इस पुस्तक में इसने पूरे भारत के इतिहास के बारे में लिखता है। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है, वो है फाहियान। इसने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में लिखा था। अब फाहियान की विवरण की बात करते हैं तो फाहियान जब आया था तो इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध भी बताया है। कौन, फाहियान अपने लेखक में। फाहियान करीब ये 15 वर्षों तक बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। 15 वर्षों तक लगातार ये बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। कौन, फाहियान। तो ये था आपके चाइनीज ट्रेवलर के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़े इसको ज़रा एक बार देखिए। हमने पढ़ा कि डायनोसियस ये एक मिस्र का, इजिप्ट का राजदूत हुआ करता था और अशोक के शासनकाल में ये भारत आया था। प्लिनी, इसकी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका थी और इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त है। इसके बाद
टॉलमी भारत का ये भूगोल का पुस्तक इसने लिखा था और इसमें भी भारतीय के प्राचीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। और फिर फाहियान ये अपनी पुस्तक में एमपी मध्य प्रदेश के समाज को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बताया था। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये कहाँ तो भारत आया था। तो ये रही दोस्तों आपकी पूरी की पूरी भारतीय इतिहास के जानने का जो स्रोत है उसमें विदेशी यात्रियों का विवरण। हमने इसमें कई सारी विदेशी यात्रियों के बारे में एक डिटेल में डिस्कस किया। अब हम कल यहाँ पर शुरू करेंगे। कल कुछ और थोड़ा बहुत बाकी है, उसको कंप्लीट करके कल हम भारतीय इतिहास के स्रोत के जो है पुरातात्विक स्रोत को पढ़कर कल के लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। फिर हम अगला चैप्टर अपना शुरू करेंगे पाषाण काल को। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको इसकी डिटेल्स पीडीएफ चाहिए या फिर कह लीजिए बुक अगर चाहिए पूरे के पूरे हिस्ट्री की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर ये स्टिकर में आपको दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको पूरी हिस्ट्री की कंप्लीट बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप इसका कहीं से भी प्रिंट आउट निकालवा करके आप पढ़ सकते हैं और बाकी यहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।